अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर होगी, लेकिन आप मुझे इस वीडियो के एंड में ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि क्या ये वीडियो मैंने ठीक बनाई या नहीं। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे नोट किए हैं, 5 से 6 पॉइंट्स, जिनको अगर हम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें तो मेरा यकीन माने पाकिस्तान की हुकूमत अगर इस पे काम करे, इन पॉइंट्स पे एक एक करके, तो आराम से पाकिस्तान भी यूरोप के जैसे बन सकता है। देखें, यूरोप हम आते हैं तो हमें यहाँ पर जो सबसे खूबसूरत और जो सबसे अच्छी जो चीज़ें लगती हैं वो यही हैं कि यहाँ का रहन सहन, बाग, सड़कें, फुटपाथ और सिस्टम जो बना हुआ है वो अच्छा लगता है। तो ये सिस्टम बना कैसे, गौर व फिक्र कर रहा था कि ये लोगों ने किस तरह से ये सिस्टम बनाया। तो सबसे पहला सिस्टम मैं समझता हूँ, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या आपके इलाके का जो लोकल MNA MP है या DC साहब या कोई भी ऐसे लोग जो फिक्र करते हैं पाकिस्तान और एरिया आपका बेहतर हो, तो मैं समझता हूँ कि ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनके पास पैसा है, दौलत है, ये बाहर घूम फिर के आते हैं और मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कि बाहर से नॉलेज इकट्ठी करें कि किस तरीके से पाकिस्तान को और अपने एरिया को बेहतर किया जा सकता है। तो देखें, मेरे पास जो सबसे पहला मसला जो हमारे पाकिस्तान का है वो है सेवरेज सिस्टम। सेवरेज सिस्टम जो सबसे पहला प्रोजेक्ट होना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई एक रुपया किसी चीज़ पे ना लगाएं, वो सिर्फ सेवरेज सिस्टम को बेहतर करें। सेवरेज सिस्टम सबसे पहले बेहतर इसलिए करना लाजमी है क्योंकि सेवरेज सिस्टम के जो हमारा जो इशू ये है कि जो इलाके हैं उनके अंदर हमने हर घर के अंदर ये मजबूरी बनी हुई है कि सब लोग कुएं खोदते हैं और कुआं एक फिल हो जाता है, उसे बंद करते हैं और दूसरा खोदते हैं घर के अंदर। तो आप सोचें कि आपकी जो कॉलोनी या एरिया है उसके अंदर कितने कुएं खोदे हुए हैं सब घरों के अंदर। तो ये ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं, ये ज़मीन इससे नरम हो रही है, हम उसको मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं ज़मीन को गड्ढे खोद कर। तो ये एक सबसे बड़ा हमारे लिए अलमिया है, हमें सोच विचार करनी चाहिए कि ये नहीं होने चाहिए। अब ये कैसे नहीं होने चाहिए, क्या करना चाहिए? तो मैंने ये रिसर्च की, मैंने देखा कि आयरलैंड के अंदर ये कुएं खोदे हुए नहीं हैं घरों में। तो ये लोग क्या करते हैं आखिर? तो इन लोगों ने सेवरेज सिस्टम इतना बेहतर किया हुआ है कि जब भी आप टॉयलेट को फ्लश करते हो या पानी बहाते हो, आप कह सकते हो लोटे से, जो मटेरियल है और पानी है वो सारा का सारा पाइपों से होकर, इनका जो सेवरेज सिस्टम इतना ज़बरदस्त बना है उससे होकर एक जगह, एक फैक्ट्री में, आप कह सकते हो खुले एरिया में पहुंचता है। वहां पर आगे से मशीनें लगी हुई हैं जो इसको प्रोसेस करती हैं बहुत अच्छे से, और वो मशीनें आके क्या काम करती हैं कि एक जो मटेरियल है उससे खाद बन जाती है, उसको इतने अच्छे से प्रोसेस करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर आप जाओगे तो बदबू होगी। उन्होंने हर एक चीज के लिए एक सिस्टम बनाए हुए। इनके पास इतना पैसा है, पाकिस्तानी इंजीनियर्स के को हायर कर सकते हैं, ये बाहर से इंजीनियर्स पाकिस्तानी इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम करके इस तरह की फैक्ट्रियां बना सकते हैं, इस तरह का सिस्टम लगा सकते हैं। और जो पानी है उसको दरियाओं का ये हिस्सा बना देते हैं बाद में, उसको फिल्टर करने के बाद। तो फिल्टर के लिए भी इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो अब देखें, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है, जबकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये समझे जाते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं बस वो नौकरी हासिल करते हैं मेरे जैसे, और बाहर मुल्क में जाके पैसा कमाते हैं और बस बात ख़त्म हो जाती है। ये ज़िंदगी है टोटल हमारी यूनिवर्सिटीज़ की। जो स्टूडेंट्स हैं वो तलबा यही काम कर रहे हैं। सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए मैं आपको बताऊँगा कि अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं ये बताऊंगा कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी जिनकी फील्ड है ये इंजीनियरिंग की, वो मिलकर बाहर के लोगों के साथ काम कर सकते हैं। पाकिस्तानी इदारे जिनका ये सेवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने का काम है, उनके साथ मिल के स्टूडेंट्स रिसर्च कर सकते हैं, ऐसी मशीनें बनाने के लिए तजवीज़ पेश कर सकते हैं और सोचो विचार कर सकते हैं और मिलकर काम कर सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी मिल जाएगी और वो अच्छे से मिलकर काम कर सकेंगे, वो भी इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। अब आप गौर से सोचें कि पाकिस्तान से 3-4 हज़ार 2-2 हज़ार यूरो देकर वहां से रिसर्चर्स को इन मुल्कों में फ्री स्कॉलरशिप्स देकर बुलाते हैं। आखिर ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, ये कि इनकी सोसाइटी को बेहतर बनाने में जिन लोगों ने किरदार अदा किया है वो है इनके गवर्नमेंट के इदारे जिनका ये काम बनता है, और दूसरे वो स्टूडेंट्स, वो प्रोफेसर और रिसर्चर्स जिनको वो पाकिस्तान से, इंडिया से, दुनिया के बेहतरीन जहन है, जहाँ वहाँ पर जो स्कॉलरशिप्स जो पाकिस्तान में भी लेते रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनके पास अच्छे मेडल्स हैं, उन लोगों को वो यहाँ पर फ्री स्कॉलरशिप्स पैसा देकर यहाँ पर कहते हैं आप PhD करो और पोस्ट डॉक, मतलब कि PhD से भी अगली जो तालीम है वो कंटिन्यू करो, और उसके बदले वो आपको पैसा दे रहे हैं। आखिर वो काम क्या करवाते हैं इस दौरान? वो यही काम करवाते हैं, अपने मुल्क को, अपनी सड़कों को, अपने अपने जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए इन लोगों से आइडियाज़ लेते हैं और इन्हीं चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ये लोग रिसर्च कर रहे हैं आज।
हमारे स्टूडेंट्स जो काबिल पाकिस्तान में रिसर्च कर सकते थे। तो पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि तालिब इल्म के साथ मिलकर काम करें, रिसर्चर्स के साथ मिलकर काम करें, ताकि हमारे मुल्क से भी उनको भी पैसा मिले वहाँ पर इंटर्नशिप के ज़रिए, और जो इदारे हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारा पाकिस्तान भी बेहतर होगा। ये था मेरा सबसे पहला पॉइंट। देखें, बिजली को हम लोग, हमारे मुल्क में बिजली नहीं होगी तो कुछ भी नहीं है। मैं 4 साल इस मुल्क में रह चुका हूँ, किसी एक दिन भी बिजली नहीं गई, एक दिन भी बिजली नहीं गई। अब ये जजीरा है, ये एक मुल्क है, इसके पास अपनी कोई मादनियात नहीं है, कुछ नहीं है, बस समुंदर के दरमियान में एक जजीरा है, फिर भी इस मुल्क ने अपने लिए बिजली पूरी की हुई है। आखिर कैसे? पाकिस्तान के पास समुंदर हैं, दरिया हैं, नहरें हैं, हवा है, सब कुछ है, लेकिन बिजली नहीं है। आखिर क्या है ऐसा कि बिजली क्यों नहीं है? क्यों हमारे जो वहाँ पे भी जो इंजीनियर्स हैं वो सारे पढ़ लिख कर बाहर आ जाते हैं, इदारे काम करने को तैयार नहीं हैं, मुल्क मकरूज हुआ है। तो ये लोग बिजली के लिए भी कोई ऐसे तरकीबें या ऐसा जरिया ढूंढ ही नहीं रहे कि बिजली पैदा हो। ऐसे डैम बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे, उस तरफ पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे। पहले पाकिस्तान का सेवरेज सिस्टम ठीक हो, फिर रिसर्चर्स की एक टीम काम करे पूरे मुल्क के लिए, ना कि सिर्फ कुछ इदारों के लिए, या पता चले सिर्फ जहाँ पे कॉलोनी में अच्छे अच्छे लोग रहते हैं और वहाँ के लिए बिजली आ रही है और बाकी अवाम जो है वो नीचे लुतर रही है। तो सबके लिए एक जैसा सिस्टम हो, सबकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। सिर्फ इस्लामाबाद करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर दारुल हुकूमत है हमारा इस्लामाबाद। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बिजली है उसको पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स को इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, जो इदारे हैं बिजली बनाने वाले पाकिस्तान के, ताकि हमारे यहाँ बिजली का निज़ाम बेहतर हो सके, और बिजली होनी चाहिए ताकि सिस्टम ठीक हो। फिर तारें वगैरह जो अक्सर हमने कहा वो जी फलां बंदा शहीद हो गया, वो जी मर गया, क्या हुआ जी वो बिजली की तार पे चढ़ा हुआ था, ठीक कर रहा था, करंट लगा और मर गया। देखें, इतनी बड़ी जहालत है कि जो बिजली के इदारों के अंदर काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनको एक तो वो चीज़ें मुहैया नहीं की जाती, दूसरी अगर की जाती है तो उसके ऊपर जो बिजली यूनिट का जो इंचार्ज है उसका काम बनता है कि खंबे पे चढ़ाने से पहले वो चेक करे कि उसके पास चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। ना सर पे टोपी होती है, ना ऊपर जैकेट पहनी होती है, ना हाथों में ग्लव्स होते हैं, और वो डायरेक्ट तारे लगा रहे होते हैं कूंडे, और फिर मर जाते हैं तो कहते हैं कि ये शहीद हो गया, फलां हो गया, जबकि हमारी अपनी गलती है, कोताही की वजह से ये सारे हालात बनते हैं। दूसरी बात, इसके लिए इनको इन्फॉर्म करना चाहिए, पीछे प्रॉपर टाइम लेना चाहिए इदारे से कि यार फलां इलाके की बिजली बंद कर दो, काम जारी है। जब काम हो जाए, नीचे उतर जाए बंदा, उसके बाद फोन करके कहें कि भाई अब बिजली को चालू कर दो, हम देखते हैं कि बिजली आई है या नहीं आई है। तो ये कितनी छोटी सी चीज़ है जो हमारे यहाँ इंसान की कदर ना होने की वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। और ऊपर हमारे जो बिजली के ऊपर जो एक्जियन होते हैं वो ले रहे हैं लाखों की तनख्वाहें, किस चीज़ की मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि इंसान तो मर ही रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं, बिजली नहीं बन रही, तो ये तनख्वाहें किस चीज़ की आखिर ले रहे हैं वहाँ पर बैठ के। इनका ये काम बनता है कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ जाकर मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करें पाकिस्तान में, और गवर्नमेंट से बात करें, और पूरे पाकिस्तान की बिजली के सिस्टम को बेहतर करने के लिए अपना जहन लगाएं, बजाय घरों को, कारोबारों को बेहतर करने के बजाय या अपने लिए कुछ आसाइशें ढूंढने के बजाय अवाम की असल में खिदमत करने पर टाइम लगाएं। यही इंजीनियर्स यहाँ पर भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। फिर हम चलते हैं अपना नंबर 3, मोहल्ला और नक्शा। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए, मैं यहाँ पर अक्सर वीडियोस छोटी छोटी बनाता रहता हूँ अपने इलाके की, कि यहाँ पर कितनी खूबसूरत कॉलोनी है, ये कितने खूबसूरत तरीके से ये लोग रह रहे हैं, और आज से इन्होंने 50 साल 100 साल पहले इस तरह के नक्शे बनाए। अब ये नक्शे क्यों बनाने लाजमी है? देखिए, पाकिस्तान में ना बड़े बड़े जो एलिट क्लास लोग हैं वो तो खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनके पास पैसे है वो भी चले जाते हैं उनके साथ जीने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है इस दुनिया में, इस इलाके में। मैं बहुत ही एक नॉर्मल से इलाके में रहता हूँ, फिर भी इन इलाकों में जब भी क्या होता है, पाकिस्तान का जो ये सिस्टम है इसको ठीक करना है, जो इदारे हैं इनका काम बनता है कि ये भी स्टूडेंट्स को साथ में लाएं, आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट हैं इनको साथ में लाएं, और इनसे पूछें कि किस तरह से हम अपने सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। एक दफ़ा नीचे सेवरेज का निज़ाम बन गया, बिजली ठीक से आ गई, फिर जो सिस्टम है, कॉलोनी है, उसको ठीक करने पर हुकूमत तवज्जो दे पूरे मुल्क के अंदर। ये जो छोटे छोटे गली मोहल्ले हैं, इसमें जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि किसी भी आप गली में चले जाओ, 2 खवातीन, या आप कह सकते हैं कि मर्द और खवातीन जो है वो क्रॉस नहीं कर सकती उस गली को। क्यों? उसमें जगह ही इतनी नहीं है। दूसरी, कोई मर गया है खुदा ना ख्वास्ता, तो उसकी चरपाई उठा के ले जाने की गली से जगह नहीं है। एम्बुलेंस गली में नहीं घुस सकती, एक मोटर बाइक चलने की जगह है गलती से वहां पर घुस सकती है। सेवरेज सिस्टम इतना बुरा है कि छोटी छोटी नालियां बनाई हुई हैं घरों के आगे, और वो भी ओपन है हर वक्त, और जो नाले हैं वो भी ओपन रखे हुए हैं। उनके अंदर आया दिन मुझे पता चलता है ये चीज
कि यार बच्चे गिर कर मर जाते हैं और कोई इसकी परवाह करने वाला नहीं है। क्यों? हमारे एमएनए एमपीएस को फिक्र ही नहीं है इस चीज की। उन्होंने सिर्फ अपने घर के आगे जो जगह है वो खूबसूरत की हुई है और बाकी जो आवाम है वो अपना काम करे। हर 5 साल के बाद तो कहते हैं हम गली को ठीक करें, ऐसी खुली जगह खरीदते हैं जिधर प्लॉटिंग करते हैं। इनके ऊपर हुकूमत का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और बहुत लाजमी होना चाहिए कि अगर एक जगह इस काबिल ही नहीं है कि वो कॉलोनी बन सके तो क्यों एक बंदा वहां पर प्लॉटिंग कर रहा है छोटी छोटी 5-5 मरले के घरों की और दरमियान में 10 फुट की गली छोड़ रहा है। इसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जैसे आज इनकी सोसाइटीज है। हमें इसलिए पसंद है क्योंकि इनका गरीब का जो इलाका है वो भी इतना स्टैंडर्ड है कि उसके अंदर प्रॉपर पूरी बड़ी गली, फुटपाथ, उसके बाद आप देखें इनके पास जो है दरख्त लाजमी लगे होंगे। अगर दरख्त और गली दरमियान में 15 फुट नहीं है और साइड पे फुटपाथ नहीं है चलने की और उसके बाद प्रॉपर दरख्त नहीं लगे हुए और उसके बाद गाड़ी की पार्किंग स्पेस नहीं है और उसके पीछे घर होगा और कोई इंसान तजावज नहीं करेगा, कोई बंदा 2 या 3 मरले से तो 2 या 3 स्टोरी से ऊपर बड़ा घर नहीं बनाएगा। अदरवाइज क्या होता है, गरीब दरमियान में फंस जाता है। 3 तरफ से लोगों ने घर चढ़ाए होते हैं और कोई इंसानियत नहीं है किसी किस्म का उसके लिए। मतलब कि घरों के दरमियान डिस्टेंस भी रखना चाहिए कि 5-5 फुट का हर घर के दरमियान या हर 2 घरों के दरमियान 5 फुट का डिस्टेंस होगा ताकि लोग खिड़कियां निकाल सकें लेफ्ट राइट से और घरों के जो गर्मी है वो खत्म होगी इस तरीके से और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। ये चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए और यही नक्शा होना चाहिए, चाहे अमीर है या गरीब है वो कॉलोनी, सबके लिए एक जैसा सिस्टम हो। और आज हम 2024 के अंदर भी प्लॉटिंग करके बस घर बेचे जा रहे हैं। और दूसरी बात, घरों का जो नक्शा है वो जो हाईवेज हैं उनसे बहुत दूर होना चाहिए क्योंकि हाईवे जो है वो नॉइज क्रिएट करते हैं, गाड़ियां जब भी चलती हैं वो शोर मचाती हैं। तो इसलिए उसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्या सिस्टम किया हुआ है, मैंने देखा कि हर जो हाईवे है उसके दरमियान उसके लेफ्ट राइट में भी और सेंटर में भी उन्होंने बाड़ लगाई हुई है या बड़े बड़े दरख्त लगाए हुए हैं ताकि जो नॉइज है, दरख्त जो है वो उस नॉइज को खत्म करते हैं और जो रिहायशी कॉलोनी है उसके अंदर शोर नहीं होता, ट्रेन गुजरती है उसका शोर नहीं होता। ये एक पढ़े लिखे मुआशरे हैं। आज भी हम उसी तरह से जहालत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी अपनी कॉलोनीज किसी ने बना के दी थी, उसके अलावा जो इर्द गिर्द की छोटी छोटी कॉलोनीज हैं उनके अंदर आज भी वही सिस्टम चल रहा है। कोई एक रत्ती बराबर का फर्क नहीं आया और गलियां, मोहल्ले, गैस का सिस्टम, बिजली का बिल्कुल वैसे का वैसे है जो आज से हमारे पास 75 साल पहले था। तो दोस्तों ये चीजें बदलनी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके अंदर जंप इन करे और सोसाइटीज और घरों का पूरा नक्शा बना के दे और गलियों और मोहल्लों को प्रॉपर ऐसा बनाए कि उसके अंदर फुटपाथ की जगह और कोई इंसान तजावज ना करे। कोई भी बंदे को इतना तजावज करने का हक ही ना हो जब गवर्नमेंट उसको मुख्तस कर दे कि यही तुम्हारी जगह, इससे आगे नहीं आ सकते, तो उससे वो पीछे घर बनाए। जितनी, चाहे वो गाड़ी के लिए जगह बनाता है, चाहे वो सीढ़ियों के लिए बनाता है, वो उससे पीछे बनाएगा। अदरवाइज लोगों ने आज इतना ज्यादा तजावज कर लिया है, एम्बुलेंस गुजरने की जगह नहीं होती। हर गली में आप देखते हो कूड़ा करकट और ढेर, कचरे का ढेर लगा हुआ है। पूरा पाकिस्तान एक कब्रिस्तान बना हुआ है कचरे का। अब आप देखो भाई, कचरा जो है उसके लिए क्या हो सकता है। अब आपको मैं बहुत जबरदस्त बात बताने वाला हूं। कचरा नालियों में फंसता है, सीवरेज सिस्टम अगर ठीक करोगे उसमें लोग कचरा फेंकेंगे, शर्टें, कपड़े, थैलियां फेंकते हैं और फिर बंद हो जाती है नाले, बारिश आती है और सैलाब आते हैं घरों के। छोटी छोटी गलियां होती हैं, उनका नकाबासी के लिए सिस्टम नहीं निकाला होता। सीवरेज सिस्टम इसलिए मैंने कहा कि पहले ठीक होना चाहिए ताकि बारिश का पानी रुके नहीं और प्रॉपर तरीके से फ्लो हो जाए। गलियां बड़ी बड़ी हों और प्रॉपर एंगल से बनी हो ताकि पानी फ्लो करे। इसके लिए इन्होंने क्या सिस्टम बनाए हुए हैं, 3 बिन रखे हुए हैं, ग्रीन बिन, ब्राउन बिन, ब्लैक बिन। ग्रीन बिन में रिसाइकलिंग का सामान जाता है, ब्लैक के अंदर खाद बनने के लिए जो किचन से सालन वगैरह है वो चीजें जाती हैं, फ्रूट जाता है, और ब्लैक में कांच जाती है, कांच टूट जाए या कांच की बोतलें ताकि उसको भी रिसाइकिल किया जा सके। तीनों बिन मुख्तलिफ रखे हुए हैं हर घर के बाहर। अब इसके लिए उठाने के लिए इसके लिए क्या होना चाहिए कि यार इनको अगर नहीं पता यार इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, इससे बिजली कैसे बनाई जाए, खाद कैसे बनाई जाए किसानों के लिए, तो इतना हम वेस्ट कर रहे हैं, कचरा इतना वेस्ट कर रहे हैं। उसके बजाय ये 3 डब्बे बनाए, घरों में दिए जाए और उन घरों से 50 रुपए 100 रुपए लिया जाए। इस इतनी बड़ी रकम नहीं है, हर घर से लिया जाए और ये जरूरी किया जाए। कोई भी बंदे को ये हक ना हो कि वो कचरा बाहर फेंके। इस तरीके से यार यूरोप साफ हुआ है, इसकी गलियां साफ हैं, इनके रोड साफ हैं, सड़कें साफ हैं, क्योंकि इनके कचरे के ढेर नहीं है। जगह जगह इन्होंने डब्बे रखे हुए हैं। अब उस डब्बे में लोगों को एजुकेट करना चाहिए, मीडिया को हमारे, कि किस डब्बे में क्या डालना है। जैसे कि हमारे यहाँ पोलियो वाले घूमते हैं, इस तरह से ये कैंपेन्स चला सकते हैं, स्टूडेंट्स को अपने साथ में ला सकते हैं। फिर ये फैक्ट्रियां हमारी इस तरह के डब्बे बनाएंगी, वो रखेंगी। अब वो डब्बों को करना क्या है मैं बताता हूँ। पहली बात, पाकिस्तान से भूसी टुकड़े वाले का सिस्टम खत्म करें। भूसी टुकड़े वाले इतने आधे चोरी में पाकिस्तान के मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में तारें वहां पर बिकती हैं,
अगर आप सेवरेज सिस्टम बनाओगे तो उसके जो गटर के ढक्कन है वो वहां पर बिक जाते हैं, जर्सी वहां पर बेच देते हैं उठा के, प्लास्टिक बेच देते हैं, कोई चीज मिलती है भूसी टुकड़े वालों पे वो बेचते हैं, ठीक है। तो ये कबाड़ के सिस्टम को खत्म करके इनको फैक्ट्रियों में काम करने के लिए भेजा जाए, उधर फैक्ट्रियां लगाएं। ये सारा कचरा जो है भूसी टुकड़े वाले जो नहीं चाहते काम करना उनको गाड़ियां दी जाएं। उनका ड्यूटी ये होनी चाहिए, उनकी ड्यूटी कि वो हर घर से हफ्ते में, अब हमारे पास एक दफा ग्रीन बिन जाता है, एक दफा ब्लैक और ब्राउन बिन जाता है, तो गाड़ी हर मोहल्ले में घूमेगी एक दफा, और इन बिन्स को, जो डब्बे हैं उनमें जो कचरा रखा हुआ है उनको वो लेके जाएगी, गाड़ियों में डाल के फैक्ट्रियों में सीधा लेके जाएगी। कोई कचरे का ढेर ना हो, कोई लोहा बेचने वाला ना लेने वाला हो। इस तरीके से पाकिस्तान में ये चोरी भी बंद होगी, गटर के ढकने भी गायब नहीं होंगे, लोहा जहां पर नजर आता है, ग्रिल नजर आती है, किसी जगह जर्सी को, प्लास्टिक की बोतल, कुछ भी वो बेच देता है इन चीजों को। तो इस तरह से लोगों की चोरियां भी बंद हो जाएंगी, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, तारें चोरी नहीं होंगी, और इस तरीके से भूसी टुकड़े वाले बंद हो जाएंगे, और फैक्ट्रियों के अंदर भी डायरेक्ट बंदे की जाने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ गाड़ी जाएगी, और गाड़ियों वालों पे भी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होगा कि सिर्फ वो बिन जो घर में होते हैं वो ही लेकर आएंगे। तो इस तरीके से ये सिस्टम बंद होगा तो पाकिस्तान तब यूरोप के जैसे बनेगा, और हम आने वाले नस्लों को कुछ अच्छा दे सकेंगे। जो स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज हैं इन पे भाई बहुत ज्यादा फोकस जरूरत है। हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स खुले हुए हैं जगह जगह, हर मोहल्ले के अंदर प्राइवेट स्कूल है, हर गली के अंदर प्राइवेट स्कूल, क्योंकि ये बिजनेस है। बिजनेस को बंद करें इन लोगों के। क्यों, कैसे बंद कर सकते हैं? ये पहले तो बाहर से टीचर्स को लेके जाएं, जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके सिस्टम को बेहतर करें। पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट स्कूल का सिस्टम है वो बहुत मतलब एक तरह से कचरा बना हुआ है। वहां पर अपने बच्चे कोई दाखिल ही नहीं करता, सारे लोग बच्चे दाखिल कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में। क्यों? वहां पर थोड़ा सा सिस्टम बेहतर है, टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पास शुदा 16 ईयर एजुकेशन होती है, मास्टर की होती है, बच्चियों ने उनको नौकरी दे देती है। ये जो प्रिंसिपल्स है मोहल्लों में, ये कितने में नौकरी देते हैं? 10,000, 15 से 20,000, बस इतनी नौकरी। जबकि जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बंदा बैठा हुआ है प्राइमरी स्कूल्स के अंदर, उसकी सैलरी स्टार्ट होती है भाई 50,000 से 40,000 से। आज पाकिस्तान में सैलरी का जो सिस्टम है उसको क्लास को बराबर किया जाए। प्राइवेट स्कूलों पर मैं फिर वापस आता हूँ। देखिए, इन स्कूलों के सिस्टम को बंद किया जाए। लोगों ने घर खरीदे हुए हैं बड़े बड़े 6-7 कमरों के, और कोई प्ले ग्राउंड कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट घर खरीदे हुए हैं और उनको स्कूलिंग सिस्टम में बदल दिया है। और वहां पर बच्चों को थोड़े से इकट्ठा किए हुए जो टीचर्स हैं उनको 10-15 हजार तनख्वाह देते हैं, और उनसे काम गधों के जैसे ये लेते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं हमारा सिस्टम भी अच्छा नहीं चल रहा। प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम को पाकिस्तान से टोटल ये होना चाहिए कि 10 किलोमीटर के अंदर सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल की इजाजत है। उसके बाहर कोई जगह है 10 किलोमीटर के एरिया के बाहर तो कोई प्राइवेट स्कूल चाहे तो वो खोल सकता है, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट स्कूल 10 किलोमीटर में एक होना चाहिए, ताकि सारे बच्चे वहां पर जाएं। इलाके के हर मोहल्ले के अंदर ये स्कूलिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए भाई। तो इस तरीके से जब प्राइवेट स्कूल खत्म होंगे तो आप कहोगे यार टीचर्स को नौकरी कहाँ होगी? तो जितने बच्चे निकल के जब गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाएंगे, उनका सिस्टम पहले बाहर से टीचर्स को बुला के बताया जाए कि कैसे बेहतर बना सकते हैं। नर्सरी सिस्टम हो, प्ले ग्राउंड्स हो, अच्छे से जो क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड्स हो, स्कूल बड़े बड़े स्कूल होने चाहिए गवर्नमेंट के। फिर उसके अंदर जो सिस्टम है उनको इंसानों के जैसे बनाएं, टीचर्स को इंसानियत सिखाएं, कैसे बच्चों को ट्रीट करने हैं। तो ये जो टीचर्स आज जिनको प्राइवेट स्कूल से निकाला जाएगा, और प्रिंसिपल साहब भी जाकर वहां पर 50-50 हजार रुपए में नौकरी करें गवर्नमेंट इदारों में, और वहां पर बच्चों की तादाद भी बढ़ जाएगी, और इस तरीके से उन टीचर्स को वहां पर नौकरी भी मिल जाएगी, और पूरे इलाके में एक ही स्कूल होगा जहां पर सब बच्चों को एक जैसी यकसा निजाम के साथ तालीम मिलेगी। तो ये छोटे बड़े स्कूलों का जात पात का सिस्टम ये सारा खत्म किया जाए भाई, इंसानियत और मुसलमानियत को फॉलो किया जाए, मैं ये समझता हूँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम आते हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने रोड बने हुए हैं उनके ऊपर, सड़कों के ऊपर बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो जो सड़कों का निज़ाम है उनके ऊपर इशारे लगाए जाएं, ताकि हॉस्पिटल्स का सिस्टम बेहतर किया जाए और प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए। इसी तरह से जो सड़कें हैं उनके ऊपर प्रॉपर जो सिग्नल लाइट्स हैं वो लगाई जाएं, बजाय पुलिस वालों को खड़ा करने के। वहां पर भाई सबके ऊपर ये चालान होना चाहिए और स्पेसिफिक लाइंस बनानी चाहिए। अगर एक किसी जगह कोई रोड बनता है तो ये इनको आज तक हमें पता ही नहीं है पूरे पाकिस्तान में लोगों को यार कि येलो रोड मार्किंग, डबल रोड येलो मार्किंग का क्या मतलब है, ये ब्रोकन लाइंस हैं वाइट, इनका क्या मतलब है, कोई सेंस ही नहीं है। यहाँ पर जब मैंने टेस्ट पास किया तो 700 इशारे थे जिनको पास करना था, और कंप्यूटर पे बैठकर टेस्ट हुआ था प्रॉपर। 40 में से 36 आंसर जिसने ठीक दिए वही पास होगा, अदरवाइज फिर उसके बाद वो लर्नर, उसको लाइसेंस मिलता है, वो गाड़ी तब तक नहीं चला सकता जब तक उसने फुल लाइसेंस नहीं लिया। फुल लाइसेंस तब वो पास करता है जब वो प्रॉपर पूरे इलाके में गाड़ी घुमाता है, बंदे के साथ बैठकर प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के साथ
पूरे 30 मिनट के लिए, उसके बाद उस बंदे को लाइसेंस मिलता है। तो इसका मतलब है कि वो उसको पूरी गाड़ी चलाने आती है। तो पहले तो सिस्टम बनाए जाएं कि सड़क के ऊपर हमारे पास सिग्नल ही नहीं है, ना पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, ना सिग्नल है, ना फुटपाथ है। अब फुटपाथ जिस जाहिलों ने बनाई है वो उनको ये नहीं पता कि फुटपाथ होनी कैसी चाहिए। पूरे आयरलैंड के अंदर आप जब भी फुटपाथ देखोगे दोस्त, तो आप मेरा यकीन करो, यकीन मानो कि फुटपाथ की एक स्पेसिफिक हाइट रखी हुई है बस। और उसके साथ उन्होंने जगह जगह फुटपाथ के साथ उन्होंने ऊपर चढ़ने के लिए ऐसी ढलवान बनाई हुई है कि एक व्हील चेयर वाला बंदा ऊपर चढ़ सके, या जिनके पास कार्ट होती है, बच्चों की जो गाड़ी होती है, वो भी माएँ ऊपर चढ़ा सके। मतलब ऐसा नहीं कि उठा के ऊपर चढ़ाती हैं, उस जगह को उन्होंने स्लोप किया होता है। मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो फिर इस तरीके से वो फुटपाथ भी इतनी अच्छी थी कि जिससे आप पूरे इलाके में घूम सकते हो। माजूर इंसान जो है वो भी घूम सकता है अपनी व्हील चेयर पे, कि उसको किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ फुटपाथ इतनी ऊंची है कि गाड़ी का दरवाजा भी साइड पे नहीं खुलता, वो सीधा उस फुटपाथ में घुसता है। तो फुटपाथ इतनी होनी चाहिए कि जितनी गाड़ी की हाइट है उसके हिसाब से इतनी रखनी चाहिए कि दरवाजा खुल सके, और इतनी जगह होनी चाहिए कि जिस पे इंसान कदम रख के ऊपर चढ़ सके फुटपाथ पे, और नीचे भी उतर सके। और ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की प्रॉपर जगह होनी चाहिए ताकि व्हील चेयर वाला भी आराम से ऊपर चढ़ सके और नीचे उतर सके। तो ये सारी चीजें इंसानियत और पढ़े लिखे होने का सबूत देती हैं, जो कि इन इलाकों में है, हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। रोड पे सिग्नल न होने की वजह से, प्रॉपर लाइन न होने की वजह से, कौन सी लाइन में बस चलेगी, कौन सी लाइन में गाड़ी चलेगी, रोड पे साइन मार्किंग नहीं है, किस जगह स्लो होना है, जगह जगह गलियों में जंप बनाए हुए हैं। एक ये सिस्टम ना होने की वजह से, प्रॉपर नक्शा ना बनने की वजह से, कॉलोनी का, सड़कों का, ये सारा प्रॉपर जो नक्शा ना बनने की वजह से हम आज भी इसी तरह जाहलियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको मेरे ये पॉइंट्स पसंद आए हुए होंगे, और मैं यकीन माने बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि यहाँ पर आके कि यार ये यूरोप का मुआशरा कैसे आगे गया है, कैसे ये लोग इतना अच्छा घर सिस्टम, कोई चोरी नहीं होती इनके पास, ये सारा जो इनके घरों का जो सिस्टम है उसके आगे जो है वो नॉर्मल दरवाजे लगे हुए हैं, कोई ग्रिल नहीं है, कोई बड़ी बड़ी दीवारें आगे नहीं है, ना कोई चोरी करता है यार, ना कोई मकसद इनकी गाड़ियों को लेके जाता है, ना कोई इनकी बाइक्स चोरी करता है। तो ये सिस्टम, कानून जब पूरा ठीक होगा हमारे यहाँ, निज़ाम बेहतर होगा, नक्शे ठीक से बनेंगे, गलियां, मोहल्ले, कानून जो हमारे पुलिस वाले हैं उनका कानून जो ठीक होगा, जजा और सजा होगी प्रॉपर, अनपढ़ लोगों को सिफारिशों पे नहीं भर्ती करेंगे, ये सब सिस्टम जब ठीक होंगे, और MNA MPS जब पढ़े लिखे आएंगे ऊपर, और यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हैं उनके साथ मिल के काम करेंगे इलाके को बेहतर करने के लिए, तो तब जाकर, और फैक्ट्रियां लगाएंगे, रोजगार भी मिलेगा वहां पर लोगों को, काम करने वालों को, कचरा नहीं होगा सड़कों पे, दरख्त लगे हुए होंगे, उनको कोई काटने वाला नहीं होगा, पूछ गछ होगी, तो तब हम यूरोप के जैसे एक ब्यूटीफुल सोसाइटी बना सकेंगे। हर सोसाइटी के साथ एक प्ले ग्राउंड बहुत लाजमी है, ताकि मकान को चारों तरफ से हवा नहीं लाजमी है, ऐसा नक्शा होना चाहिए। और दूसरा, हर इलाके के साथ जो अगर चाहते हैं कि यार मैं कॉलोनी बनाना चाहता हूँ, कोई बिल्डर, कोई बंदा अपनी जमीन बेच रहा है, तो गवर्नमेंट वहां पर जाएगी और देखेगी कि उसके साथ कोई छोटा सा उस इलाके में कोई पार्क है, नहीं है ऐसा पार्क जहां पर फैमिलीज जा सकें, शाम को बुजुर्ग चल सकें, उनकी दमे की बीमारी दूर हो सके, वॉक कर सकें सुबह में, ये शाम में औरतें वॉक कर सकें, वहां पर बच्चे वॉक कर सकें, खेल सकें, वहां पर उनकी सिस्टम ऐसे प्ले ग्राउंड्स बनाए हों बच्चों के लिए, वहां पर सैर व तफरी हो सके। हर इलाके के साथ ऐसे ग्राउंड हो और पार्क हो। अगर नहीं है तो उस कॉलोनी को कभी भी ऑथोराइज और उसको अलाउ नहीं करें कि वहां पर वो घर बना सकते हैं, वो वहां पर या घर के लिए दे सकते हैं वो जगह। इस तरीके से पाकिस्तान बेहतर होगा दोस्तों, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और हमारे खूबसूरत होंगे इलाके ऐसे ही जैसे यूरोप के इलाके। उम्मीद करता हूँ आप आज की आपको ये सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे। आपको ये लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने छोड़ दिया जिसमें मैं ये समझता हूँ कि आप बेहतर मुझसे जानते हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाजमी ये याद रखें कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स हैं और यूनिवर्सिटी के जो PhD स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, असल रिसर्च ये होती है कि टॉप 1% या 2% में आना नहीं है या अवार्ड्स लेना नहीं है, बल्कि सोसाइटी को बेहतर बनाना हमारे रिसर्चर्स और PhD और गवर्नमेंट के इदारों का मिलके इनके साथ काम करना, यही असल सोसाइटी की बैकबोन्स हैं और यही सोसाइटी को आगे लेकर चलते हैं और इसी से पूरा मुल्क तरक्की करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ जाए और हम स्टूडेंट्स को भी समझ आए और हम कुछ आगे बढ़ने के लिए सीखें, ना कि सिर्फ आगे नंबर्स लेने के लिए या A1 या मेडलिस्ट या गोल्ड मेडल या ये वो बनने के लिए सिर्फ सीखें और पढ़ाई करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये बात समझ आई हो और अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।